इससे पूर्व के भागों में हमने यह अध्ययन किया है कि अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र क्या होता है तथा बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है। आज हम अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, किस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होता है और यह बिंदु कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका अध्ययन हम आज इस भाग में करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक उपभोक्ता किस बिंदु पर अपनी निश्चित आय से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करता है? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु के अध्ययन द्वारा। आज इस पाठ में हम यही अध्ययन करेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है और किस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। एक उपभोक्ता किसी बिंदु पर संतुलन में उस समय होगा जब इन शर्तों को पूरा करे। पहली शर्त है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, ठीक है। दूसरी शर्त है स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल MRS XY कीमत रेखा के ढाल -PX/PY के बराबर हो। और तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। इन तीनों शर्तों के अनुसार ही हम उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता संतुलन की जो पहली शर्त है वह क्या है? उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, यानी कि जो उदासीनता वक्र है वह क्या करे? कीमत रेखा को स्पर्श करे। यहाँ आप देखें कि कीमत रेखा कौन सी है? AB, ठीक है। इससे पहले हम जान चुके हैं कीमत रेखा क्या होती है। तो कीमत रेखा या बजट रेखा है AB। इस AB को उदासीनता वक्र यानी कि ये IC1 स्पर्श करे, यानी कि छुए, ठीक है। इस बिंदु पर, यहाँ ये E बिंदु पर छू रहा है, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ भी उदासीनता वक्र है और यहाँ भी बजट रेखा या कीमत रेखा है, लेकिन यह किसी बिंदु पर उसको स्पर्श नहीं कर रहा। बिंदु K तथा बिंदु L पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को काटता तो है लेकिन स्पर्श नहीं करता। इसलिए इन दोनों ही बिंदु पर संतुलन संभव नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को इसी बजट में इससे ऊपर का उदासीनता वक्र प्राप्त हो सकता है, यानी कि वह अपनी संतुष्टि को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो वह संतुष्टि के कम स्तर पर क्यों रहेगा, ठीक है। अब तीसरी स्थिति यहाँ देखें क्या हो सकती है। यहाँ देखें, ये जो IC3 है, IC3 जो बजट रेखा है उससे ऊपर है ना। तो यहाँ भी संतुलन स्थापित नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि IC3 जो उदासीनता वक्र है उस पर जो संयोग प्राप्त हो रहे हैं वे संयोग उपभोक्ता के बजट से बाहर हैं, यानी कि जो उसकी आय है उस आय की क्षमता से या उपभोक्ता की क्षमता से वे संयोग बाहर हैं। इसलिए IC3 के बिंदुओं पर भी संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो संतुलन कहाँ स्थापित होगा? जहाँ उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, तो वहीं उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। अगली शर्त देखते हैं क्या है। अगली शर्त है स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल MRS XY कीमत रेखा के ढाल -PX/PY के बराबर हो, यानी कि जो स्पर्श बिंदु है उस पर क्या हो? उस पर जो उदासीनता वक्र है उसका ढाल और जो बजट रेखा या कीमत रेखा है उसका ढाल दोनों आपस में बराबर हों, उस बिंदु पर ही संतुलन स्थापित होगा। यहाँ E बिंदु पर दोनों के ढाल आपस में बराबर हैं। अब देखें कि K बिंदु और L बिंदु पर ढाल बराबर क्यों नहीं है। देखें इसको, K बिंदु पर यदि इस तरीके से एक सीधी रेखा खींची जाए
तो आप देखें कि AB रेखा का ढाल और ये जो रेखा हमने खींची है इसका ढाल समान नहीं है, यानी कि K बिंदु पर संतुलन नहीं होगा। L बिंदु पर देखें क्या स्थिति है, L बिंदु पर भी वही स्थिति है। यहाँ AB रेखा और ये जो L बिंदु पर रेखा है इन दोनों रेखाओं का जो ढाल है वो समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों रेखाओं का भी ढाल समान नहीं है। अब E बिंदु पर एक रेखा देखते हैं। E बिंदु पर अगर रेखा एक खींची जाए इस तरीके से, तब आप देखेंगे कि AB रेखा का ढाल और E बिंदु पर जो हमने अभी रेखा ये खींची है, ठीक है, ये जो रेखा है, ठीक, इसका ढाल और AB रेखा या कीमत रेखा का ढाल दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इस E बिंदु पर क्या है, उदासीनता वक्र का ढाल जो MRS XY द्वारा निरूपित होता है, ठीक है, उसका ढाल कीमत रेखा के ढाल जो कि -PX/PY से निरूपित होता है के बराबर है। ठीक है, तभी वहाँ पर संतुलन स्थापित होगा। K बिंदु पर संतुलन और L बिंदु पर संतुलन नहीं होगा, E बिंदु पर संतुलन होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का ही ढाल यानी कि बजट रेखा और उदासीनता वक्र दोनों का ही ढाल समान है। ठीक, तीसरी शर्त देखें क्या है। तीसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। यहाँ देखें ये जो उदासीनता वक्र है और मूल बिंदु है ये, ठीक है, मूल बिंदु की ओर ये क्या है, इस ओर उभार लिए हुए हो। तो यह जरूरी है कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो या उभार लिए हुए हो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें ये सीधी लाइन है और ये उभार लिए हुए है। उभार किस तरफ लिए हुए हैं, ये मूल बिंदु की ओर। इस बिंदु पर यदि देखें तो उदासीनता वक्र IC1 मूल बिंदु की ओर उभार लिए हुए है। ठीक है, ये कहलाती है उन्नतोदर। तो हमने क्या जाना, उपभोक्ता के संतुलन में उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। ठीक है, दूसरा, स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। तीसरा, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। ठीक है, ये तीनों शर्तें कहाँ पूरी होती हैं, E पॉइंट पर। ठीक है, जो E बिंदु है यहाँ पर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए जो उपभोक्ता का संतुलन है वह कहाँ होगा, उपभोक्ता E बिंदु पर संतुलन में होगा या साम्य की स्थिति में होगा और E बिंदु कहलाएगा साम्य बिंदु, है ना। तो अब हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया कि उपभोक्ता की उपयोगिता या संतुष्टि उसकी दी हुई आय के अनुसार कहाँ पर होगी अधिकतम, वह होगी E बिंदु पर। ठीक है, या साम्य बिंदु पर। और ये साम्य बिंदु कहाँ पर होगा, जहाँ इन तीन शर्तों को पूरा किया जाए या जहां ये तीन शर्तें पूरी हों। इस E बिंदु पर ये तीन शर्तें पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है उपभोक्ता की संतुष्टि अपनी दी गई आय में E बिंदु पर अधिकतम होगी। ठीक है, तो इस भाग में हमने क्या जाना, उपभोक्ता का संतुलन क्या है। ठीक है, आपको गृह कार्य में करना है उपभोक्ता के संतुलन या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की रेखा चित्र सहित व्याख्या करो। आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। ठीक है, अगला जो भाग है, अगले भाग में हम ये जानेंगे कि अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है। मांग का अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए आप सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के पहले पार्ट में जो मांग से संबंधित शीर्षक है उसका विस्तार से अध्ययन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। उसके बाद मांग के अर्थ पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।